नमस्कार, मैं हूँ कृति राज और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। आज एशिया न्यूज़ की टीम आ पहुंची है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मोराबादी के सह सचिव डॉक्टर बालेश्वर नाथ पाठक के पास। आइए उनसे जानते हैं कि इस कोरोना काल में उनके कार्य किस तरीके से काम कर रही है और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि आप एसएसवीएम के सह सचिव हैं, तो इसमें आपका सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका क्या कार्य है। हमारा कार्य है कि विद्यालय के उत्थान के लिए व्यवस्था करनी है, देखनी है, उसमें कोई कमी होती है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल पिछले लगभग 2 सालों से चल रहा है, तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो उससे क्या बदलाव आपको देखने को मिला है? ऑफ़लाइन क्लासेस के बाद की ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से बच्चे मतलब ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लास में तो बच्चे ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन बहुत कमी हो जा रही है, क्योंकि सब बच्चे उपस्थित नहीं होते हैं। पता करते हैं तो पता चलता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण बताते हैं बच्चे। अधिकांश बच्चे तो ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, पढ़ते भी हैं, उसमें प्रश्नोत्तरी भी होता है, वे भी अपना जवाब देते हैं। शिक्षक हमारे ध्यान देते हैं उस पर कि पूछते हैं कि भाई कहाँ क्या कमी है, कौन सा विषय कमज़ोर है। फिर कक्षाचार्य उस पर ध्यान देते हैं, विषयाचार्य को बोलते हैं कि देखिए इस बच्चे का इस विषय में कमजोरी है, तो शिक्षक उसे दूर करते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में तो परेशानी है, सभी बच्चे हमारे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो सर जैसा कि हम सभी बच्चों की परेशानियों पे हमेशा बात करते हैं, लेकिन शिक्षकों को क्या परेशानी आ रही है? क्योंकि जैसे ऑफलाइन माध्यम में शिक्षक तो पढ़ाने में बहुत ही समर्थ है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या दिक्कतें आई? क्या उसके लिए कोई आप लोगों ने कार्य किया? हाँ, उसमें तो दिक्कतें बहुत आई, क्योंकि बहुत शिक्षक मोबाइल से कभी क्लास तो लिए नहीं थे। उनको परेशानियाँ हुई तो हम लोग बताएं उनको कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। उस आधार पर वो करना चालू किए। सबके पास ये सब मोबाइल भी नहीं था, तो वे फिर मोबाइल ख़रीदे और उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चालू किए। फिर भी इसमें दिक्कत आनी ज़रूर हो रही है। तो आप इसके बारे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षकों के लिए भी कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार से हम कहेंगे कि शिक्षकों की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, कहें कि इस महामारी में सबका आर्थिक बहुत परेशानियां हुई है, माने दाने का लाले पड़ गए हैं। सच पूछे तो शिक्षक जब बोलते हैं तो हमें भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन पैसा लाएं कहाँ से? बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, अभिभावक हाथ जोड़ लेते हैं कि हमारा काम धंधा सब बंद हो गया है। तो हम लोग किसी तरह शिक्षकों को समझा कर अभी काम ले रहे हैं, मानधन देकर नहीं। जी, हम देख सकते हैं कि शिक्षा एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है सभी लोगों के लिए, मतलब खाने पीने से भी ज़्यादा ज़रूरी एक शिक्षा को माना जाता है। तो इस समय में जब वही शिक्षा देने वाले शिक्षक ही अगर काम ना कर पा रहे हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मतलब उन्हें क्या थोड़ी-सी छूट मिलनी चाहिए या फिर उन्हें भी इस तरीके से एक एक्स्ट्रा जो पैसा बोलते हैं उन्हें देना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी शिक्षा प्रदान करने में बच्चों को आसानी हो? हाँ जी, हम तो देखते हैं कि शिक्षक शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन भूखे भजन न होहि गोपाला। भूखे रहकर तो शिक्षा देना बहुत कठिन है। वे विश्वास करते हैं कि अच्छा आज मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन मिलता है नहीं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने बच्चों को कह दिया कि आप फीस न दें, लेकिन ये नहीं सोचे कि शिक्षक क्या खाएंगे। जो निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो सरकार पैसा देती है, व्यवस्था बहुत ज़्यादा, मानधन वेतनमान भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ निजी विद्यालय में तो मानधन भी कम है, तो उनको तो केवल मानधन मिलता है, उससे महीना अपना चलाते हैं। अभी कई महीने हो गए, साल हो गए, इसमें तो परेशानियाँ बहुत बढ़ गई है। उसमें तो दिक्कतें बहुत आई, क्योंकि बहुत शिक्षक मोबाइल से कभी क्लास तो लिए नहीं थे। उनको परेशानियाँ हुई तो हम लोग बताएं उनको कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। उस आधार पर वो करना चालू किए। सबके पास ये सब मोबाइल भी नहीं था, तो वे फिर मोबाइल ख़रीदे और उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना
चालू किए, फिर भी इसमें दिक्कत होती है, कभी कभी सही स्पष्ट आवाज़ नहीं जा पाता है, कटने लगता है, बच्चों का भी और शिक्षकों का भी। फिर दोबारा पूछा जाता है, तिबारा पूछा जाता है, शिक्षक भी समझाते हैं, बच्चे भी प्रश्न करते हैं। इस तरह से अभी चल रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैक बोर्ड में अभी पहले जो फ़ीस थी, जो बच्चों की फ़ीस थी, लेकिन जिसमें जो सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अभी ऑनलाइन में तो वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही होगी। जैसे कंप्यूटर लैब्स हो गए, खेलने की जो सामग्रियां हो गई, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। तो उसको लेकर क्या फ़ीस में कोई कटौती देखने को मिली है? क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं स्कूलों के खिलाफ कि फ़ीस माफ़ी नहीं की जा रही है ऑनलाइन होने के बावजूद। तो क्या आपके स्कूल में ऐसी कोई सुविधा दी गई है? हमारे स्कूल में फीस पर कोई दबाव नहीं है। बहुत बच्चों का तो निःशुल्क है। यह सरस्वती विद्या मंदिर है, यह संस्कार देता है। तो हम लोग बच्चों के उत्थान का ही कार्य करते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब हो गया, चाहे कमज़ोर है, असमर्थ है, तो उसे हम लोग माफ़ कर देते हैं। उस पर दबाव नहीं डालते हैं कि तुम फीस भी दो। फीस भी नहीं ले पाते हैं, एनुअल चार्ज का तो बात ही अलग है। हम लोग प्रयास करते हैं। अगर बच्चे फीस नहीं देते हैं तो शिक्षकों को तो दिक्कत है, कहीं सरकार तो पैसा देती नहीं है। अब शिक्षकों का पेमेंट करने में तो हम लोगों को तो परेशानी ज़रूर हो रही है। तो आप इसके बारे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षकों के लिए भी कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार से हम कहेंगे कि शिक्षकों की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। कहें कि इस महामारी में सबका आर्थिक बहुत परेशानियां हुई है, माने दाने का लाले पड़ गए हैं। सच पूछे तो शिक्षक जब बोलते हैं तो हमें भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन पैसा लाएं कहाँ से? बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, अभिभावक हाथ जोड़ लेते हैं कि हमारा काम धंधा सब बंद हो गया है। तो हम लोग किसी तरह शिक्षकों को समझा कर अभी काम ले रहे हैं, मानधन देकर नहीं। जी, हम देख सकते हैं कि शिक्षा एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है सभी लोगों के लिए। मतलब खाने पीने से भी ज़्यादा ज़रूरी एक शिक्षा को माना जाता है। तो इस समय में जब वही शिक्षा देने वाले शिक्षक ही अगर काम ना कर पा रहे हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। व्यवस्था किया जाए और शिक्षक जो है वह भी अपने को सुरक्षित रखते हुए मास्क अनिवार्य कर दिया जाए। कोई बच्चा अगर मास्क पहने आता है तो उसको विद्यालय में नहीं आना है, चाहे वो बच्चा हो या शिक्षक हो। और कक्षा में काफ़ी दूरी बना करके बैठाया जाए। 50 बच्चों का बैठने की जगह है, वहाँ हम 10 ही बच्चे बैठाएं, 15 बच्चे बैठाएं, इससे अधिक नहीं। और रोटेशन करके हम लोग क्लास चला सकते हैं, जिससे बच्चों का भी मन लगा रहे कि हम पढ़ रहे हैं। अभी बच्चे सब स्थिर हो गए हैं, मोबाइल से पूर्ण काम नहीं चलता है। हाँ, अगर सरकार व्यवस्था करे तो लैपटॉप सबको दे दे, जिससे कुछ सुविधा ज़्यादा है, बढ़िया देखने को है। गरीब व्यक्ति को, जो धनी है वो तो अपना खरीद लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी व्यवस्था करने से अच्छा रहेगा। तो सर, इस कोरोना काल में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी मृत्यु हुई कोरोना के वजह से। तो क्या आपको लगता है कि उस समय से कोरोना काल में जैसे मृत्यु हुई, तो बहुत से ऐसे घर होंगे शिक्षकों के जहां सिर्फ वही एक कमाने वाले व्यक्ति होंगे। तो उन्हें क्या कोई मुआवजा देना चाहिए? क्या उन्हें कुछ मिलना चाहिए या फिर मिल रहा है? अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, इस महामारी में यदि कोई शिक्षक का देहांत हुआ है और उसका घर अब चलाने वाला कोई नहीं रहा है, तो सरकार को इसके लिए मदद करना चाहिए। कहें कि उसका घर अब धीरे धीरे एकदम रसातल में चला जाएगा, उसको कोई मदद, अर्थम बिना कोई काम नहीं होता है। तो अर्थ की व्यवस्था तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार को करना चाहिए। हम तो सभी के लिए नहीं कहेंगे, बहुत घर ऐसा है कि संपन्न है, गुजर गए तो सरकार भी पैसा देती है, तो माने सरकारी कोष भी चाहिए। तो इसलिए हम जो गरीब हैं, जिनके यहाँ असहाय है लोग, उनको ज़रूर मदद करना चाहिए। आप बच्चों के लिए शिक्षक के तौर पर क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए इस समय में पढ़ाई के लिए कि मन लगाकर वो पढ़ सके और ध्यान दे सके? हाँ, बच्चों को तो हम यही सलाह देंगे। बच्चे भी समझ रहे हैं कि महामारी है। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, वो भले न समझें, तो उसके अभिभावक तो समझ रहे हैं। और शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। इसके बिना स्वयं का, अपना समाज का, देश का, किसी का भी उत्थान नहीं हो सकता है। तो हमको तो लगता है कि विद्यालय जाना तो एक विशेष है ही,
लेकिन हम घर में अध्ययन कर सकते हैं बढ़िया से, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम चाहें, अभिभावक भी चाहें तो ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं, क्या कि हमारे अनुकूल मौका मिलेगा। क्लास में जाते हैं तो 1 घंटे पढ़े तो दूसरा घंटे का बारी आ गया, तीसरा घंटे का बारी विषयांतर होते चला गया। लेकिन हम तो घर में बैठकर एक विषय को गहराई से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभिभावक का ना स्वयं का, अपना समाज का, देश का, किसी का भी उत्थान नहीं हो सकता है। तो हमको तो लगता है कि विद्यालय जाना तो एक विशेष है ही, लेकिन हम घर में अध्ययन कर सकते हैं बढ़िया से, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम चाहें, अभिभावक भी चाहें तो ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं, क्या कि हमारे अनुकूल मौका मिलेगा। क्लास में जाते हैं तो 1 घंटे पढ़े तो दूसरा घंटे का बारी आ गया, तीसरा घंटे का बारी विषयांतर होते चला गया। लेकिन हम तो घर में बैठकर एक विषय को गहराई से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभिभावक का छोटे बच्चे के लिए अभिभावक को विशेष ध्यान देना है कि उसको समझा बुझा कर पढ़ने को बिठाना है, खिलाना भी है घर में और पढ़ाना भी है घर में, तो खास कोई परेशानी नहीं होगी। जो बैठ गए कि क्लास नहीं होता वो तो बच्चे ऐसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। अभिभावक और शिक्षक का तो ध्यान जाता ही है। शिक्षक तो मोबाइल से सूचना दे ही रहे हैं, अभिभावक को इसमें विशेष योगदान देना होगा बच्चे के उत्थान के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आप अपने कार्यकाल के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो, कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी और अभी आप किस मुकाम पे पहुँचे, आपको कितनी गर्व महसूस होती है कि आप एक शिक्षक हैं, जो बहुत ही गर्व की बात होती है। शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है, तो आप इसके बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो। हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो शिक्षक हम हैं, हमारा कर्म ही है बच्चों को शिक्षित करना। इस देश के लिए कुछ काम कर सके, समाज के लिए कुछ काम कर सके, ज़्यादा कमी है तो कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, ऐसा हम शिक्षा देना चाहते हैं जिसमें संस्कार हो। हमारे यहाँ एक भी चल रहा है दिल्ली से, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। शिक्षा ग्रहण करना है लेकिन संस्कृति के साथ। संस्कृति से हट जाने के बाद बच्चे जो हैं लापरवाही करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनका समाप्त हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विषय के अनुसार केवल विषय के माध्यम से काम करते हैं, तो इससे बहुत उत्थान देश का भी होने वाला नहीं है। हम तो यहाँ मैट्रिक पास करके रांची आए थे। आने के बाद साइंस पढ़ते थे, हमको संस्कृत से प्रेम था तो संस्कृत कॉलेज में चले गए, वहाँ से आचार्य किए और फिर रांची यूनिवर्सिटी से संस्कृत दर्शन से एमए किए। आपसे क्या कहना, हमारी शादी भी 15 साल में हो गई थी। शादी के बाद हम मैट्रिक पास किए। अब ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे भी हो गए, बच्चे स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे। दोनों आदमी बाप बेटा पढ़ते थे, लेकिन हमको पढ़ाई से इतना लगाव था कि वो संस्कृत से भी आचार्य किए, रांची यूनिवर्सिटी से भी दर्शन से एमए किए, संस्कृत दर्शन से। फिर प्रेरणा मिली तो हम पीएचडी भी कर गए। ये 2012 में हमको पीएचडी का डिग्री मिला और हम ये चाहते हैं अपने बच्चे भी को पढ़ाने का हमारा प्रयास रहता है। बच्चे पढ़ाई भी किए। मैं चाहता हूँ कि सब कोई शिक्षित हो करके हम सब काम कर सकते हैं, गृहस्थी भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, समाज का भी कल्याण कर सकते हैं, अब बच्चों का उत्थान भी हम कर सकते हैं। तो हमारा जीवन का तो कुछ सारांश यही स्थिति है। सर, आखिरी सवाल, जैसा कि आपने सांस्कृतिक शिक्षा की बात की कि वो बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि उससे ही उनके नींव एक बनती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में तो बच्चे को हाथ में फ़ोन रहेगा। फ़ोन होने की वजह से बच्चे जो चाहे देख सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन आप भी जानते हैं कि कितनी तरीके की चीज़ें आ गई हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है। ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई पता ही नहीं है कि वो फ़ोन में क्या देखे क्या ना देखे। तो इससे उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये आप आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि इससे आप मतलब किस तरीके से बच्चों में वो सांस्कृतिक जो भावना है वो ला सकेंगे, शिक्षक अगर चाहे तो, इस ऑनलाइन के दौर में भी? शिक्षक चाहते हुए भी असमर्थ हो जाते हैं। आजकल का जो मोबाइल है हमको भी मिला, जैसे मैं सुबह में मोबाइल खोलता था, इतनी गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती थी, तो हम अपने बच्चे को डांटे कि क्या मोबाइल में आता है जी, तो कुछ किया वो आना बंद हो गया। लेकिन छोटे बच्चे बहुत तेज होते हैं,
और आजकल के युग में मोबाइल तुरंत खोल लेते हैं, देखना चालू कर देते हैं। उनके मानसिक बड़ा संतुलन बिगड़ने लगता है कि वास्तविकता तो जानते नहीं हैं, बच्चे हैं, परंतु जो गलत चीज़ है उसको देखने में आनंद आता है, तो बच्चे उसी को देखने लगते हैं, तो उनका मार्ग तो विचलने लगता है। जो सियाने बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इसको यदि मोबाइल वाले कंपनी इसको गलत उसमें आना यदि समाप्त कर दे और शिक्षक तथा अभिभावक एक ध्यान दें, जो शिक्षा की भी बात आती है, अच्छे कहानी भी आती है, जिससे बच्चों को बोध मिलता है कि मैंने गलती किया तो इसका यह फल होगा, मैंने ऐसा देखा, तो गलत करने का सवाल ही उनके मन में न आए। मोबाइल में चेंजिंग करना मैं तो कहूँ बहुत ही ज़रूरी है, कहीं कुछ तरह के उसमें चीज़ें हैं, विषयांतर होते चला गया। लेकिन हम तो घर में बैठकर एक विषय को गहराई से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभिभावक का छोटे बच्चे के लिए अभिभावक को विशेष ध्यान देना है कि उसको समझा बुझा कर पढ़ने को बैठाना है, खिलाना भी है घर में और पढ़ाना भी है घर में, तो खास कोई परेशानी नहीं होगी। जो बैठ गए कि क्लास नहीं होता वो तो बच्चे ऐसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। अभिभावक और शिक्षक का तो ध्यान जाता ही है, शिक्षक तो मोबाइल से सूचना दे ही रहे हैं, अभिभावक को इसमें विशेष योगदान देना होगा बच्चे के उत्थान के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आप अपने कार्यकाल के बारे में कुछ अगर बताना चाहे तो, कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी और अभी आप किस मुकाम पे पहुँचे, आपको कितनी गर्व महसूस होती है कि आप एक शिक्षक हैं, जो बहुत ही गर्व की बात होती है, शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है, तो आप इसके बारे में कुछ अगर बताना चाहे तो। हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो शिक्षक हम हैं, हमारा कर्म ही है बच्चों को शिक्षित करना, इस देश के लिए कुछ काम कर सके, समाज के लिए कुछ काम कर सके, ज़्यादा कमी है तो कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, ऐसा हम शिक्षा देना चाहते हैं जिसमें संस्कार हो। हमारे यहाँ एक भी चल रहा है दिल्ली से, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। शिक्षा ग्रहण करना है लेकिन संस्कृति के साथ, संस्कृति से हट जाने के बाद बच्चे जो हैं लापरवाही करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनका समाप्त हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विषय के अनुसार केवल विषय के माध्यम से काम करते हैं, तो इससे बहुत उत्थान देश का भी होने वाला नहीं है। हम तो यहाँ मैट्रिक पास करके रांची आए थे, आने के बाद साइंस पढ़ते थे, हमको संस्कृत से प्रेम था तो संस्कृत कॉलेज में चले गए, वहाँ से आचार्य किए और फिर रांची यूनिवर्सिटी से संस्कृत दर्शन से एमए किए। आपसे क्या कहना, हमारी शादी भी 15 साल में हो गई थी। शादी के बाद हम मैट्रिक पास किए। अब ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे भी हो गए, बच्चे स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे, दोनों आदमी बाप बेटा पढ़ते थे। लेकिन हमको पढ़ाई से इतना लगाव था कि वो संस्कृत से भी आचार्य किए, रांची यूनिवर्सिटी से भी दर्शन से एमए किए, संस्कृत दर्शन से। फिर प्रेरणा मिली तो हम पीएचडी भी कर गए। ये 2012 में हमको पीएचडी का डिग्री मिला और हम ये चाहते हैं अपने बच्चे भी को पढ़ाने का हमारा प्रयास रहता है, बच्चे पढ़ाई भी किए, व्यवस्था किया जाए और शिक्षक जो है वह भी अपने को सुरक्षित रखते हुए मार्क्स अनिवार्य कर दिया जाए। कोई बच्चा अगर मार्क्स पढ़ने आता है तो उसको विद्यालय में नहीं आना है, चाहे वो बच्चा हो या शिक्षक हो, और कक्षा में काफ़ी दूरी बना करके बैठाया जाए। 50 बच्चों का बैठने की जगह है, वहाँ हम 10 ही बच्चे बैठाएं, 15 बच्चे बैठाएं, इससे अधिक नहीं, और रोटेशन करके हम लोग क्लास चला सकते हैं, जिससे बच्चों का भी मन लगा रहे कि हम पढ़ रहे हैं। अभी बच्चे सब स्थिर हो गए हैं, मोबाइल से पूर्ण काम नहीं चलता है। हाँ, अगर सरकार व्यवस्था करे तो लैपटॉप सबको दे दे, इससे कुछ सुविधा ज़्यादा है, बढ़िया देखने को है। गरीब व्यक्ति को, जो धनी है वो तो अपना खरीद लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी व्यवस्था करने से अच्छा रहेगा। तो सर, इस कोरोना काल में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी मृत्यु हुई कोरोना के वजह से, तो क्या आपको लगता है कि उस समय से कोरोना काल में जैसे मृत्यु हुई तो बहुत से ऐसे घर होंगे शिक्षकों के जहां सिर्फ वही एक कमाने वाले व्यक्ति होंगे, तो उन्हें क्या कोई मुआवजा देना चाहिए, क्या उन्हें कुछ मिलना चाहिए, या फिर मिल रहा है अगर,
तो अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, इस महामारी में यदि कोई शिक्षक का देहांत हुआ है और उसका घर अब चलाने वाला कोई नहीं रहा है, तो सरकार को इसके लिए मदद करना चाहिए। कहें कि उसका घर अब धीरे धीरे एकदम रसातल में चला जाएगा, उसको कोई मदद, अर्थम बिना कोई काम नहीं होता है। तो अर्थ की व्यवस्था तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार को करना चाहिए। हम तो सभी के लिए नहीं कहेंगे, बहुत घर ऐसा है कि संपन्न है, गुजर गए तो सरकार भी पैसा देती है, तो माने सरकारी कोष भी चाहिए। तो इसलिए हम जो गरीब हैं, जिनके यहाँ असहाय है लोग, उनको ज़रूर मदद करना चाहिए। आप बच्चों के लिए शिक्षक के तौर पर क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए इस समय में पढ़ाई के लिए कि मन लगाकर वो पढ़ सके और ध्यान दे सके? हाँ, बच्चों को तो हम यही सलाह देंगे। बच्चे भी समझ रहे हैं कि महामारी है, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो भले न समझें, तो उसके अभिभावक तो समझ रहे हैं, और शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। इसके बिना स्वयं का, अपना समाज का, देश का, किसी का भी उत्थान नहीं हो सकता है। तो हमको तो लगता है कि विद्यालय जाना तो एक विशेष है ही, लेकिन हम घर में अध्ययन कर सकते हैं, बढ़िया से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम चाहें, अभिभावक भी चाहें, तो ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं, कि हमारे अनुकूल मौका मिलेगा। क्लास में जाते हैं तो 1 घंटे पढ़े, तो दूसरा घंटे का बारी आ गया, तीसरा घंटे का बारी विषयांतर होते चला गया। लेकिन हम तो घर में बैठकर एक विषय को गहराई से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभिभावक का फिर प्रेरणा मिली तो हम पीएचडी भी कर गए। ये 2012 में हमको पीएचडी का डिग्री मिला, और हम ये चाहते हैं अपने बच्चे भी को पढ़ाने का हमारा प्रयास रहता है। बच्चे पढ़ाई भी किए। मैं चाहता हूँ कि सब कोई शिक्षित हो, शिक्षित हो करके हम सब काम कर सकते हैं, गृहस्थी भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, समाज का भी कल्याण कर सकते हैं, अब बच्चों का उत्थान भी हम कर सकते हैं। तो हमारा जीवन का तो कुछ सारांश यही स्थिति है। सर, आखिरी सवाल, जैसा कि आपने सांस्कृतिक शिक्षा की बात की कि वो बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि उससे ही उनके नींव एक बनती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में तो बच्चे को हाथ में फ़ोन रहेगा। फ़ोन होने की वजह से बच्चे जो चाहे देख सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन आप भी जानते हैं कि कितनी तरीके की चीज़ें आ गई हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं हैं। ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई पता ही नहीं है कि वो फ़ोन में क्या देखे, क्या ना देखे। तो इससे उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये आप आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि इससे आप मतलब किस तरीके से बच्चों में वो सांस्कृतिक जो भावना है वो ला सकेंगे, शिक्षक अगर चाहे तो, इस ऑनलाइन के दौर में भी? शिक्षक चाहते हुए भी असमर्थ हो जाते हैं। आजकल का जो मोबाइल है हमको भी मिला, जैसे मैं सुबह में मोबाइल खोलता था, इतनी गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती थी, तो हम अपने बच्चे को डांटे कि क्या मोबाइल में आता है जी, कुछ किया, वो आना बंद हो गया। लेकिन छोटे बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, और आजकल के युग में मोबाइल तुरंत खोल लेते हैं, देखना चालू कर देते हैं। उनके मानसिक बड़ा संतुलन बिगड़ने लगता है कि वास्तविकता तो जानते नहीं हैं, बच्चे हैं, परंतु जो गलत चीज़ है उसको देखने में आनंद आता है, तो बच्चे उसी को देखने लगते हैं, तो उनका मार्ग तो विचलने लगता है। जो सियाने बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इसको यदि मोबाइल वाले कंपनी इसको गलत उसमें आना यदि समाप्त कर दे, और शिक्षक तथा अभिभावक एक ध्यान दें, जो शिक्षा की भी बात आती है, अच्छे कहानी भी आती है, जिससे बच्चों को बोध मिलता है कि मैंने गलती किया तो इसका यह फल होगा, मैंने ऐसा देखा। तो गलत करने का सवाल ही उनके मन में न आए। मोबाइल में यह चेंजिंग करना मैं तो कहूँ बहुत ही ज़रूरी है, कहीं कुछ तरह के उसमें चीज़ें हैं। सरकार से आपकी क्या उम्मीदें, और आखिरी वचन आप जो बच्चों के लिए कहना चाहेंगे? सरकार से तो उम्मीदें तो रहती ही है, कहीं कि सरकार ही देश चलाती है। हम कैसे हमारा व्यवस्था किया जाए, और शिक्षक जो है वह भी अपने को सुरक्षित रखते हुए मार्क्स अनिवार्य कर दिया जाए। कोई बच्चा अगर मार्क्स पढ़ने आता है तो उसको विद्यालय में नहीं आना है, चाहे वो बच्चा हो या शिक्षक हो, और कक्षा में काफ़ी दूरी बना करके बैठाया जाए। 50 बच्चों का बैठने की जगह है, वहाँ हम 10 ही बच्चे बैठाएं, 15 बच्चे बैठाएं, इससे अधिक नहीं। और रोटेशन करके हम लोग क्लास चला सकते हैं, जिससे
बच्चों का भी मन लगा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। अभी बच्चे सब स्थिर हो गए हैं, मोबाइल से पूर्ण काम नहीं चलता है। हाँ, अगर सरकार व्यवस्था करे तो लैपटॉप सबको दे दे, जिससे कुछ सुविधा ज़्यादा है, बढ़िया देखने को है। गरीब व्यक्ति को, जो धनी है वो तो अपना खरीद लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी व्यवस्था करने से अच्छा रहेगा। तो सर, इस कोरोना काल में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी मृत्यु हुई कोरोना के वजह से, तो क्या आपको लगता है कि उस समय से कोरोना काल में जैसे मृत्यु हुई तो बहुत से ऐसे घर होंगे शिक्षकों के जहां सिर्फ वही एक कमाने वाले व्यक्ति होंगे, तो उन्हें क्या कोई मुआवजा देना चाहिए, क्या उन्हें कुछ मिलना चाहिए या फिर मिल रहा है अगर, तो अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, इस महामारी में यदि कोई शिक्षक का देहांत हुआ है और उसका घर अब चलाने वाला कोई नहीं रहा है, तो सरकार को इसके लिए मदद करना चाहिए। कहें कि उसका घर अब धीरे धीरे एकदम रसातल में चला जाएगा, उसको कोई मदद, अर्थम बिना कोई काम नहीं होता है। तो अर्थ की व्यवस्था तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार को करना चाहिए। हम तो सभी के लिए नहीं कहेंगे, बहुत घर ऐसा है कि संपन्न है, गुजर गए तो सरकार भी पैसा देती है, तो माने सरकारी कोष भी चाहिए। तो इसलिए हम जो गरीब हैं, जिनके यहाँ असहाय है लोग, उनको ज़रूर मदद करना चाहिए। आप बच्चों के लिए शिक्षक के तौर पर क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए इस समय में पढ़ाई के लिए कि मन लगाकर वो पढ़ सके और ध्यान दे सके? हाँ, बच्चों को तो हम यही सलाह देंगे। बच्चे भी समझ रहे हैं कि महामारी है, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो भले न समझें, तो उसके अभिभावक तो समझ रहे हैं। और शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है, इसके बिना स्वयं का, अपना समाज का, देश का, किसी का भी उत्थान नहीं हो सकता है। तो हमको तो लगता है कि विद्यालय जाना तो एक विशेष है ही, लेकिन हम घर में अध्ययन कर सकते हैं, बढ़िया से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम चाहें, अभिभावक भी चाहें तो ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं, कहें कि हमारे अनुकूल मौका मिलेगा। क्लास में जाते हैं तो 1 घंटे पढ़े, तो दूसरा घंटे का बारी आ गया, तीसरा घंटे का बारी, विषयांतर होते चला गया। लेकिन हम तो घर में बैठकर एक विषय को गहराई से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभिभावक का छोटे बच्चे के लिए अभिभावक को विशेष ध्यान देना है कि उसको समझा बुझा कर पढ़ने को बिठाना है, खिलाना भी है घर में और पढ़ाना भी है घर में, तो खास कोई परेशानी नहीं होगी। जो बैठ गए कि क्लास नहीं होता, वो तो बच्चे ऐसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। अभिभावक और शिक्षक का तो ध्यान जाता ही है, शिक्षक तो मोबाइल से सूचना दे ही रहे हैं। अभिभावक को इसमें विशेष योगदान देना होगा बच्चे के उत्थान के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आप अपने कार्यकाल के बारे में कुछ अगर बताना चाहे तो, कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी और अभी आप किस मुकाम पे पहुँचे, आपको कितनी गर्व महसूस होती है कि आप एक शिक्षक हैं, जो बहुत ही गर्व की बात होती है। शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है, तो आप इसके बारे में कुछ अगर बताना चाहे तो। हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो शिक्षक हम हैं, हमारा कर्म ही है बच्चों को शिक्षित करना। इस देश के लिए कुछ काम कर सके, समाज के लिए कुछ काम कर सके, ज़्यादा कमी है तो कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, ऐसा हम शिक्षा देना चाहते हैं जिसमें संस्कार हो। हमारे यहाँ एक भी चल रहा है दिल्ली से, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। शिक्षा ग्रहण करना है, लेकिन संस्कृति के साथ, संस्कृति से हट जाने के बाद बच्चे जो हैं लापरवाही करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनका समाप्त हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विषय के अनुसार केवल विषय के माध्यम से काम करते हैं, तो इससे बहुत उत्थान देश का भी होने वाला नहीं है। हम तो यहाँ मैट्रिक पास करके रांची आए थे, आने के बाद साइंस पढ़ते थे, हमको संस्कृत से प्रेम था तो संस्कृत कॉलेज में चले गए, वहाँ से आचार्य किए और फिर रांची यूनिवर्सिटी से संस्कृत दर्शन से एमए किए। आपसे क्या कहना, हमारी शादी भी 15 साल में हो गई थी। शादी के बाद हम मैट्रिक पास किए। अब ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे भी हो गए, बच्चे स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे, दोनों आदमी बाप बेटा पढ़ते थे। लेकिन हमको पढ़ाई से इतना लगाव था कि वो संस्कृत से भी आचार्य किए, रांची यूनिवर्सिटी से भी दर्शन से एमए किए, संस्कृत दर्शन से। फिर प्रेरणा मिली तो हम पीएचडी भी कर गए। ये 2012 में हमको पीएचडी का डिग्री मिला
और हम ये चाहते हैं अपने बच्चे भी को पढ़ाने का हमारा प्रयास रहता है। बच्चे पढ़ाई भी किए। मैं चाहता हूँ कि सब कोई शिक्षित हो कर के हम सब काम कर सकते हैं। गृहस्थी भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, समाज का भी कल्याण कर सकते हैं, अब बच्चों का उत्थान भी हम कर सकते हैं। तो हमारा जीवन का तो कुछ सारांश यही स्थिति है। सर, आखिरी सवाल, जैसा कि आपने सांस्कृतिक शिक्षा की बात की कि वो बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि उससे ही उनकी नींव एक बनती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में तो बच्चे को हाथ में फ़ोन रहेगा। फ़ोन होने की वजह से बच्चे जो चाहे देख सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन आप भी जानते हैं कि कितनी तरीके की चीज़ें आ गई हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं हैं। ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई पता ही नहीं है कि वो फ़ोन में क्या देखे, क्या ना देखे। तो इससे उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये आप आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि इससे आप मतलब किस तरीके से बच्चों में वो सांस्कृतिक जो भावना है वो ला सकेंगे, शिक्षक अगर चाहे तो, इस ऑनलाइन के दौर में भी? शिक्षक चाहते हुए भी असमर्थ हो जाते हैं। आजकल का जो मोबाइल है हमको भी मिला, जैसे मैं सुबह में मोबाइल खोलता था इतनी गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती थी, तो हम अपने बच्चे को डांटे कि क्या मोबाइल में आता है जी, तो कुछ किया वो आना बंद हो गया। लेकिन छोटे बच्चे बहुत तेज़ होते हैं और आजकल के युग में मोबाइल तुरंत खोल लेते हैं, देखना चालू कर देते हैं। उनके मानसिक बड़ा संतुलन बिगड़ने लगता है कि वास्तविकता तो जानते नहीं हैं, बच्चे हैं। परंतु जो गलत चीज़ है उसको देखने में आनंद आता है, तो बच्चे उसी को देखने लगते हैं, तो उनका मार्ग तो विचलने लगता है। जो सियाने बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इसको यदि मोबाइल वाले कंपनी इसको गलत उसमें आना यदि समाप्त कर दे और शिक्षक तथा अभिभावक ध्यान दें, जो शिक्षा की भी बात आती है, अच्छे कहानी भी आती है, जिससे बच्चों को बोध मिलता है कि मैंने गलती किया तो इसका यह फल होगा, मैंने ऐसा देखा। तो गलत करने का सवाल ही उनके मन में न आए। मोबाइल में यह चेंजिंग करना मैं तो कहूँ बहुत ही ज़रूरी है, कहीं कुछ तरह के उसमें चीज़ें हैं। सरकार से आपकी क्या उम्मीदें, और आखिरी वचन आप जो बच्चों के लिए कहना चाहेंगे? सरकार से तो उम्मीदें तो रहती ही है, कहीं कि सरकार ही देश चलाती है। हम कैसे हमारा उत्थान होगा यह विशेष रूप से तो सरकार का चिंतन है। हम तो शिक्षक तो चाहते ही हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं। सरकार जो है इस पर ध्यान दे, मोबाइल पर जो गलत चीज़ें इसमें जो आ रही है उसको हटवाने का प्रयास करें, और जो बड़े बड़े जो हो गए हैं उनके लिए रहे कोई बात नहीं, उनको कोई ख़ास असर नहीं होगा। लेकिन बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं उनको तो बहुत असर करेगा। हो सकता है कि उनका पढ़ाई भी रुक जाए, वो इसी तरह के अध्ययन में चले जाएं, गलत काम करने लगें, फिर उनको रोकना, मना करना, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो सरकार से तो हम चाहेंगे कि मोबाइल में पहले से सुधार करके जो बच्चों को दिया जा रहा है सो अभिभावक भी ध्यान दें कि हम कौन सा मोबाइल खरीद रहे हैं। लेकिन सब मोबाइल में यदि है ये है तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अभिभावक से ज़्यादा चालाक तो बच्चे हैं, उसमें निकाल ही लेते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा, और शिक्षकों से भी हमारा निवेदन रहता है कि आप हमेशा ध्यान दें बच्चे क्या देख रहे हैं। अभिभावक भी उसको चेक करें कि बच्चा मोबाइल में देख रहा है, क्या देख रहा है। आजकल नया ही चला है कि 12-1 बजे सो रहा है बच्चा और 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक उठ रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति है कि जल्दी शाम को सो जाएं और 4 बजे भोर में उठ जाएं। 4 बजे सोना हमारे यहाँ मना है, वह ब्रह्म बेला है। इस बेला में जो कोई काम करेगा उसमें उसको वृद्धि होगी। जैसे पढ़ाई कर रहा है तो बुद्धिमान होगा। ब्रह्म बेला उठे तो बुद्धि, ब्रह्म बेला में केवल उठ जाने से ही बुद्धि बढ़ने लगती है। कुछ नहीं किया, उठ गया। लेकिन आप देखेंगे कि जो वादक हैं सुबह में ही 4 बजे भोर में हारमोनियम, तबला जो कुछ है बजाना चालू करते हैं। जो पहलवानी करना चाहते हैं उसी समय वह योगाभ्यास इत्यादि करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, जिससे उसमें वो वृद्धि होते हैं। पढ़ाई करता है उसमें वो आगे निकलता है। जो कर्म वह करता है ब्रह्म बेला में करने से उसकी उन्नति होती है। यहाँ तक कि सोने वाला व्यक्ति भी सोता है तो उस ब्रह्म बेला में उसको अच्छी नींद आती है। कहीं कि हमारे यहाँ कहा गया है कि वो ब्रह्म बेला में ब्रह्मा घूमते हैं। तो जो काम करता है उसको बोलते हैं वो मस्तु।
अस्तु अस्तु, तो मन उसका कल्याण उसी विषय में होते चला जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ब्रह्म बेला में उठ के पढ़ो, भगवान का प्रार्थना करो, चिंतन करो, अपना जो नित्य कर्म है वह करो। अभी विद्यार्थी का समय है तो अध्ययन करो, तो इससे करने से उसकी वृद्धि होती है। और ये ब्रह्म बेला का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व दिया गया है। और आध्यात्मिक ज्ञान इस मानव जीव का मुख्य गुण है, मुख्य लक्ष्य है। विद्या की परिभाषा, सब विद्या अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन विद्या की परिभाषा यदि हम किसी से पूछेंगे तो क्या बोलेगा? सा विद्या जा विमुक्तये। माने इस विद्या, जिस विद्या के ग्रहण करने से मुक्त हो सकते हैं वही विद्या है। तो विद्या भी दो प्रकार की होती है, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या ब्रह्म विद्या है, जो आत्म तत्व का बोध कराता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अंत में कहाँ चला जाऊँगा। और अपरा विद्या यह है जिससे कि हम भौतिक संसार में, भौतिक युग में कैसे हम सुख से रहें, बढ़िया से खाना, बढ़िया से रहना, पीना, सोना इत्यादि जो सुंदर व्यवस्था सुंदर से सुंदर होती चली जाए, वह अपरा विद्या के अंतर्गत है। लेकिन परा विद्या वह है जिससे बिना खाए भी वह रह सकता है। तब न हमारे समाधि लगाने वाले ऋषि हजारों वर्ष तक रह गए, दीमक शरीर में खा गया, उनको कष्ट नहीं, आनंद ही है। तो जब वह परमानंद में जीव जाता है तो वह भौतिक सुख से सुखी नहीं होता। भौतिक सुख तो हम भौतिक हैं तभी तक हम इसको जानते हैं, करते हैं, उसी में आनंद लेते हैं। लेकिन जो आत्म तत्व का आनंद है वह परमानंद है, वह समान नहीं हो सकता। हो सकता है कलम मेरे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन ये सबको सुख नहीं दे सकता। अगर चरवाहे को दे देंगे तो इससे क्या मतलब है? उसको हम लाठी देंगे तो बढ़िया खुश होगा, बहुत चिकना लाठी है, बढ़िया है। हमको लाठी दे दिया तो हमारे पास बेकार हो जाएगा। तो एक वस्तु सभी को सुख नहीं दे सकती है। जिस तरह का वह मार्गी है उस तरह के उसके वस्तु प्राप्त होते हैं तो वह सुखी होता है। तो यह आध्यात्मिक चिंतन सबको होना चाहिए, सबको करना चाहिए। आत्म तत्व का चिंतन के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। तो आत्म तत्व का चिंतन जो है यही पराविद्या है। इस पराविद्या से बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इस शरीर में रहता हूँ, अर्थात मैं शरीरी हूँ। तो इसकी रक्षा इसलिए करनी है कि आदमी घर में भी रहता है तो उसका पुचारा वचारा साफ सुथरा करके रखता है। तो यह शरीर में जब मैं रहता हूँ अर्थात आत्मा है रहता हूँ, तो इस शरीर को भी ठीक रखना अनिवार्य है। तो भौतिक चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन वही मुख्य नहीं है। मुख्य है आत्मचिंतन। तो जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसी के माध्यम से धीरे धीरे यह हमको ज्ञान होता है, गुरु बताते हैं और सद्गुरु जो होते हैं इस दिव्य ज्ञान की तरफ ले जाते हैं और उसको परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए हमें विद्या तो ग्रहण करना है, लेकिन विद्या का जो दो भेद है इस पर ध्यान देना है, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या के बिना अब हम हैं, आत्म तत्व का ही चिंतन करें, लेकिन हमको पटना कहीं जाना है तो गाड़ी का तो प्रयोग हम करते ही हैं, नहीं मिलेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। तो इसकी आवश्यकता है, परंतु मुख्य आवश्यकता आत्म तत्व का है भी है, पराविद्या का भी है। तो हमें दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चे जल्दी इसमें तो नहीं आएंगे, जब सियाना हो गए, समझदार होंगे तो इस तरह तो उनके लिए भौतिक विद्या बहुत ही अनिवार्य है। इसके लिए हमको प्रयत्नपूर्वक कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एसएसवीएम मोराबादी के सह सचिव बालेश्वर जी, जिन्होंने बहुत ही मूल बातें बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और इस ऑनलाइन कोरोना काल के माध्यम से जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसके बारे में जानकारी दी। तो हम आशा करते हैं कि इनकी इन जानकारियों को बच्चे अपने जीवन में ज़रूर लाएंगे और अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। बाकी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कृति राज, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ, रांची।